हेलो फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं कक्षा 12 की आरोह भाग 2 हिंदी अनिवार्य के पुस्तक के अध्याय 2 को हम पढ़ेंगे, जो आलोक धनवा द्वारा रचित एक कविता है और कविता का नाम है पतंग। आलोक धनवा 1948 में इनका जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था और ये एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। पहली कविता इनकी जनता का आदमी रही है। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, इनसे इनको प्रसिद्धि मिली और इनका जो एकमात्र कविता संग्रह है वो है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, तो दुनिया रोज बनती है, इसी से जो हमारी कविता है पतंग वो ली गई है। इनको कई प्रकार के कई सम्मान मिले हैं। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, तो ये इनको ये सम्मान मिले हैं। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। इन्होंने अधिक कविताएं नहीं लिखी, लेकिन जो भी इनकी कविताएं हैं वो बहुत ही अच्छी कविताएं हैं जिनसे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। 72-73 में प्रकाशित इनके प्रारंभिक जो कविताएं हैं वो हिंदी के अनेक काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। तो इनका जो काव्य संग्रह है वो एकमात्र काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ दुनिया रोज बनती है, और उसी से जो हमारी कविता है वो उद्धृत है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो कविता ली गई है पतंग आलोक धनवा की, वो उनके इसी संग्रह का हिस्सा है। ये एक लंबी कविता है और इस कविता के तीसरे भाग को ही हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। तो जब हमारी कविता का परिचय हम देंगे तो वो ये है कि प्रस्तुत कविता पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई है, और उसकी जो लंबी कविता है पतंग, उसका जो तीसरा भाग है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर लिया गया है। इस पतंग कविता में पतंग के बहाने से जो बाल क्रियाएं हैं, बच्चों की जो बाल स्वरूप इच्छाएं हैं, उमंग हैं, कल्पनाएं हैं, उनको इसके अंदर वर्णित किया गया है और हम इसको पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कविता पतंग। कवि कहता है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो हम शुरू से देखते हैं। कवि कह रहे कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, भादवे का महीना गया। तो जो बारिश का जो मौसम होता है वो लगभग भाद्रपद तक रहता है। सावन और जो भादवा है वो बारिश के जो मास हैं वो हैं, और उनके बाद में बारिश जो है वो रुक रुक कर आती है या फिर बारिश आती नहीं है। सवेरा हुआ, तो एक नया सवेरा हुआ। सावन भादो की जो सबसे तेज बौछारें हैं, अर्थात बारिश का जो मौसम है, बरसात का मौसम, जिसमें किचकिचाहट है, कीचड़ है, पानी है और अलग ही प्रकार का एक जो मौसम है उसका अलग रोमांच है, लेकिन उसके साथ में कई समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। तो वो जो मौसम है वो जा चुका है और अब एक नया मौसम आया है, नया सवेरा हुआ है। और वो सवेरा किसका है? शरद आया, कि अब जो सर्दी की जो ऋतु है और उसके जो प्रारंभिक मास हैं, तो वो शरद ऋतु जो है उसका आगमन हो चुका है। शरद आया कैसे? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कि पहले की तरह जो बारिश के अंदर कभी सुबह के समय में धुंध है, बारिश है, उमस है, तो उस तरह का वातावरण न होकर अब एकदम सुबह का जो सूर्योदय है वो एकदम लाल रंग के सूर्य के साथ में उदय हुआ है। सूर्य खरगोश की आंखों जैसा, आंखों जैसा, यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? आंखों के समान। आंखों के समान का मतलब यहाँ पे कवि ने अलंकार काम में लिया है, और वो अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। तो यहाँ कवि ने उपमा अलंकार को काम में लिया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। फिर कह रहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद किस तरह से आया? सर्दी की जो ऋतु है वो कैसे आई है? पुलों को पार करते हुए। पुलों का मतलब यहाँ पे है कि अनेक प्रकार के जो मौसम रहे हैं पूरी वर्ष के अंदर, अलग अलग जो ऋतुएं आई हैं, अलग अलग मौसम आए हैं, अलग अलग दिन रहे हैं, कभी गर्मी रही है, कभी बारिश रही है, कभी उमस, कभी सर्दी। तो इस तरह से कई पुलों को पार करते हुए बड़ी ही प्यारी जो ऋतु है
वो है शरद आई है, कि न तो अत्यधिक सर्दी है और न ही अब गर्मी का मौसम, मतलब सर्दी की जो ऋतु है उसका प्रारंभिक काल है, विशेष करके कार्तिक दीपावली के आसपास का मौसम। कवि कह रहा है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए शरद आया पुलों को पार करते हुए, कि जो शरद की जो ऋतु है वो कई प्रकार की जो ऋतुएं हैं, मौसम हैं, उन सबको पार करते हुए एक नया मौसम आया है, नई ऋतु आई है और उसका नाम है शरद। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, कि जिस तरह से कोई लड़का होता है जिसको साइकिल मिली है नई नई और वो उस साइकिल को तेज तेज चलाता है, उसी तरह से जो शरद है वो भी अपने चमकीले आवेश के साथ में आया है, अपनी अलग ही छटा के साथ में आया है, अपने अलग ही रंग के साथ में आया है। एक नए जो युवा जो बच्चा है जो साइकिल को तेजी से चलाता है, उसी तरह से अपनी चमक बखेरता हुआ अपने पूरे जोश के साथ में जो शरद ऋतु है वो आ गई है। मौसम खुला खुला है, चारों तरफ खुला खुला वातावरण है और न तेज धूप है और न ही सर्दी है ज़्यादा। घंटी बजाते हुए जोर जोर से सबको बताते हैं कि भाई शरद आ गया, शरद आ गया, मतलब एक अच्छी ऋतु आ गई है, अर्थात जो बरसात का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और एक जो नई और जो प्यारी सी जो ऋतु है उसका आगमन हो चुका है। तो इस तरह का जो वातावरण होगा वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा, विशेष करके बच्चों को, क्योंकि इस तरह के जो वातावरण है, मौसम है, वो बच्चों को विशेष ही प्रिय होते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, कि जो शरद है वो अपने चमकीले अलग ही जो छटा दिख रही है, धूप है वो चमकदार है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, उमस नहीं है, बादल नहीं है, ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चल रही हैं, तो इस तरह का जो मौसम है वो बड़ा ही प्यारा है और वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और ये जो मौसम है वो किनके लिए सबसे अच्छा रहा है? पतंग उड़ाने वालों को, कि जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उन बच्चों को ये मौसम विशेष प्रिय है। तो कवि कह रहा है किसको बुला रहा है शरद? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, कि शरद जो है वो पतंग उड़ाने वाले जो बच्चों के जो झुंड हैं उनको अपनी तरफ बुला रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, कि जो शरद का जो मौसम है वो इस तरह के इशारे कर रहा है कि अब पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है और अब क्यों न पतंग उड़ाई जाए। कह रहा है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, कि आकाश है, आसमान है, वो भी एकदम साफ है, मंद मंद हवाएं बह रही हैं, ज़्यादा तेज आंधियां नहीं चल रही हैं, कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि इस तरह की हवा है जो पतंग के लायक है, अर्थात पतंग के मौसम के जो अनुकूल है उस तरह का मौसम हो रहा है और जो आसमान है वो भी ऐसा है जो पतंग उड़ाने के एकदम अनुकूल है। कवि कह रहा है कि दुनिया की सबसे हल्की चीज और रंगीन चीज उड़ सके, कि दुनिया की सबसे हल्की, क्योंकि जो केवल एक धागे के सहारे ऊपर जा रही है, बच्चों की भावनाओं के लेकर, बच्चों के आनंद को अपने साथ में लेकर, और एक पतले से धागे के सहारे जो ऊपर आसमान में चली जाती है, तो इस तरह से कवि मानता है कि इससे हल्की चीज और क्या हो सकती है? रंगीन, क्योंकि जो रंग बिरंगी है, अनेक प्रकार के जो रंगों की जो पतंगे हैं वो आकाश के अंदर उड़ती हुई अब इस समय दिखाई दे रही हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, क्योंकि कागज तो कई प्रकार का होता है, लेकिन यह कागज एक विशेष प्रकार का कागज है जो आसमान के अंदर ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि बांस की बनी है जो कमानी है जिससे पतंग बनाई गई है, बांस की जो तीलियां हैं वो तीलियां भी ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे पतली तीलियां हैं, क्योंकि इसी कारण से वो आसमान की ऊंचाइयों तक जा रही हैं। और जब पतंग ऊंची उठती है तब क्या होता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कि जो आसमान है उसके अंदर जो पतंगे हैं रंग बिरंगी, वो इस तरह से दिखाई दे रही हैं जैसे आकाश के अंदर तितलियां ही तितलियां हों, और उन्हें देखकर जो बच्चे हैं आनंद से सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, और अलग ही जो आनंद है उस आनंद के अंदर बच्चे डूब जाते हैं। अब आगे कवि बच्चों का वर्णन करते हुए कह रहा है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कह रहे हैं जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब ये दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर
छतों के खतरनाक किनारों तक। तो यहाँ हम इन्हीं पंक्तियों को देखते हैं। कवि कह रहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ कपास का जो नाम लिया है कवि ने या कपास से तुलना की है बच्चों की, तो उसका कारण है कि जिस तरह से कपास बेहद मुलायम होता है, कोमल होता है और बहुत ही कम भार वाला होता है, उसी तरह से जो बच्चे हैं वो भी उस कपास की तरह ही मुलायम और बहुत ही नाजुक होते हैं, कम भार वाले होते हैं जन्म से ही। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें जन्म से ही अपनी गोद के अंदर खिलाते रहते हैं, कभी उनका भार हमें नहीं लगता। और बच्चे जो हैं वो बड़े होने पर भी इस तरह से कूदते फांदते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, जैसे कपास की जो रुई है वो ही एक तरह से उछल कूद कर रही है, या जिसमें कोई वजन ही नहीं है, बिना किसी भार के। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कि उनमें कपास के जैसे मुलायम और नाजुकता के, कम भार के जो गुण हैं वो हमें उनके बचपन में से ही, जन्म से ही हमें उनका पता लग जाता है, या बच्चे जन्म से इन गुणों को अपने साथ में लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि जो पृथ्वी है पृथ्वी घूमती हुई आती है, अगर है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कि बच्चे जो हैं वो जन्म से ही नाजुक, कोमल और मुलायम होते हैं। जन्म से ही हम उनको जब गोद में उठाते हैं तब हमें कभी वो भार नहीं लगते हैं, उनमें वजन नहीं लगता है, बड़े ही प्यारे लगते हैं। उसी तरह से वो बच्चे आगे भी रहते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि जो पृथ्वी है, बच्चे इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, भागते हैं, कि ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी है वो ही बेचैनी के साथ में उनके पैरों की तरफ आ रही हो। अर्थात ये नहीं दौड़ रहे, पृथ्वी दौड़कर इनके पैरों की तरफ आ रही है। अर्थात पृथ्वी की जो दूरियां हैं उनको वो बहुत ही शीघ्रता से नापते जाते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और दौड़ते समय जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखते कि ठोकर लग जाएगी, गिर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। वे तो बिना किसी सुध के, बेसुध, बिना किसी सुध के बालक बच्चे दौड़ते रहते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, जो छत हैं उन छतों की जो कठोरता है उनका भी उनको आभास नहीं लगता है। बिना कोई चप्पल वगैरह पहने और नंगे पांव वो बच्चे छतों के ऊपर भी दौड़ते रहते हैं, और छत भी उनको नरम लगती है, उनको लगता नहीं कि छतें भी कुछ कठोरता लिए हुए हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग के समान, यहाँ भी कवि ने उपमा अलंकार काम में लिया है, कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जो दिशाएं हैं वो इस तरह बज उठती हैं जिस तरह से मृदंग हो। अर्थात बच्चों की जो गीत गान है, चीख चिल्लाहट है, हंसना है, चिल्लाना है, तो उस तरह से चारों तरफ बच्चों की किलकारियां, हंसी खुशी सुनाई देती है, और ऐसा लगता है कि जो दिशाएं हैं वो भी मृदंग के समान इन बच्चों के कारण से बज रही हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर कि जब बच्चे दौड़ लगाते हैं और दौड़ते दौड़ते उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि जिस तरह से झूले के ऊपर जब हम बैठकर पेंग लगाते हैं तो उस समय जब हम आगे की तरफ जाते हैं और कभी पीछे की तरफ जाते हैं, उसी तरह से बच्चे भी पूरे वेग के साथ में आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर कि वो जब छतों पर दौड़ते हैं तो उस समय वो किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं रखते। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक रस्सी के सहारे और पेंग लगा रहे हैं, झूल रहे हैं। लेकिन उसी समय कहाँ आते हैं वो? छतों के खतरनाक किनारों पर, कि जो छतें हैं उनके खतरनाक जो किनारे हैं उनके ऊपर भी वो पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों के खतरनाक किनारों तक, ये जो छतें हैं उनके जो खतरनाक किनारे हैं वहाँ तक बच्चे उस पतंग के पीछे पीछे उस धागे को पकड़े पकड़े और पहुँच जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो गिरने ही वाले हैं। लेकिन उनका ही जो रोमांचित शरीर है, उनमें जो स्पेंजेबल है, या मतलब छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित, कि उनके जो शरीर का जो रोमांच है वो उनको एक जगह रोक लेता है और वो उनको गिरने से बचाता है। ऐसा लगता है कि उनको पहले से ही आभास था, पता था कि यहाँ छत आगे अगर हम जाएंगे तो गिर जाएंगे, और वो अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन कई बार वो गिर भी जाते हैं। तो कह रहा है कि सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। ऐसा लगता है कि पतंग का जो धागा इन्होंने पकड़ रखा था, उस धागे के सहारे ही वो उस छत से गिरने से बचे हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंग के साथ साथ वे भी अपने आनंद के साथ में उड़ रहे हैं, और पतंग के साथ कल्पनाओं में वो खोए हुए हैं, आकाश तक उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अपनी जो कल्पनाएं हैं, बाल कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, स्वप्न हैं, उनके सहारे वो आकाश तक अपनी उड़ान ले रहे हैं, या पतंग के सहारे सारे आकाश तक वो घूम रहे हैं, विचर रहे हैं। अगर कभी वे गिरते हैं छत के खतरनाक किनारों से, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाते उड़ाते और छत के जो खतरनाक किनारे हैं उन पर पहुंच जाते हैं, और वहां से वो गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं तब तो। और जब बच जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं या गिरकर भी बच जाते हैं, तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं कि उनको अब भय भी नहीं रहता है, उनको वो भी डर नहीं रहता है। उस डर को भी वो जीत लेते हैं और उत्साह और उमंग के साथ में वो आगे बढ़ते हैं, सूरज के सामने आते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेजी से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में, और अधिक तेजी से वो दौड़ने लग जाते हैं। उनमें गिरने से बचने के कारण ये नहीं होता है कि जो निराशा आ जाए या निरुत्साह हो जाए, वो और अधिक उत्साहित उत्तेजित होकर और अपने खेल की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में वो भाग लेते रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो कवि है उसने लगभग पूरी कविता में ही बिंबों से काम लिया है। जैसे सबसे तेज बौछार। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। कवि कह रहा है सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो यहाँ हम जो पूरी कविता है उसके अंदर जो प्रारंभिक चरण है उनमें देख सकते हैं कि जो भादो जाने के बाद में, बारिश का मौसम जाने के बाद में मौसम बड़ा ही सुहावना हो गया है। न तो धूप है ज़्यादा और न ही गर्मी है, न उमस है, वातावरण है वो एकदम साफ स्वच्छ है, हल्की सर्दी है। तो इस तरह के वर्षा जो मौसम है उसका वर्णन कवि ने अपने कविता में किया है। सोचकर बताएंगे पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतले कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है? तो कवि ने इसलिए किया है क्योंकि जो कागज है वो इस तरह का कागज है जो आकाश में उड़ सकता है, क्योंकि हर प्रकार का जो कागज है वो आसमान में नहीं उड़ता है। और रंगीन और प्यारी चीज़ है सबसे पतला कागज, कवि ने इसलिए इसको कहा है। सबसे पतली कमानी कि बांस की कमानियाँ तो होती हैं, कपच्चियाँ होती हैं, लेकिन ऐसी कमानी जो आकाश की ऊंचाई तक उड़ सकती है तो वो विशेष करके पतंग की है। इसलिए कवि ने इसको दुनिया की सबसे पतली कमानी, सबसे पतला कागज और सबसे हल्की और रंगीन चीज़ कहा है। बिंब स्पष्ट करें। यहाँ देखिए बिंब के बारे में जो पूरी कविता है उसमें ही कवि ने बिंबों से हमें कविता से परिचित करवाया है। बिंब स्पष्ट करें। देखो सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ हम कल्पना करते हैं सबसे तेज बौछारें गई, भाई बारिश का मौसम, कवि ने भादो का नाम लिया तो हमारे सामने एकदम, हमारी आंखों के सामने एकदम बारिश का मौसम आ जाता है। फिर कह रहा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो हमें खरगोश की आंख हमारे आंखों के सामने आ जाती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। ऐसा लगता है कि कोई नया जो युवा बच्चा है, जो अभी अभी युवा हुआ है 18-20 साल का, और वो अपनी तेज साइकिल के साथ में पुलों को पार करते हुए तेजी से आ रहा है। तो यहाँ भी हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित होता है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, हमारे कानों में जो साइकिल की घंटियां हैं उनकी आवाज़ आती है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि आकाश ऐसा मुलायम हो गया, हमें स्पर्श का आभास होता है कि चीज़ कितनी मुलायम हो सकती है। तो यहाँ बिंब क्या होता है कि प्रतीकों के माध्यम से और अपनी बात को व्यक्त करना, और हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके सामने हम इस तरह से पेश करना कि वो बिल्कुल हमारे सामने ही है। जैसे तो बिंब होते हैं जैसे चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब, कि ऐसा कवि के द्वारा इस तरह का कोई चित्र बना दिया जाए कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कि वो हमारी आंखों के सामने आ जाए। या फिर स्पर्श बिंब, कि हमें ऐसा महसूस हो जैसे मुलायम है, या और कोई कि हमारी जो त्वचा है उसको वो महसूस कर सके। स्वादु बिंब, कि हमारी मुंह में लार आ जाए उसको सोच करके। तो इस तरह से जो बिंब हैं उन बिंबों के माध्यम से कवि ने अपने को इस कविता में कई चीज़ों से परिचित करवाया। जन्म से भी अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचेंगे, कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है? कि जिस तरह से कपास हल्का मुलायम होता है, उसी तरह से जो बच्चे होते हैं वो भी एक तरह से हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, और
दौड़ते फुदकते रहते हैं, किसी प्रकार का उनमें कोई हमें भार महसूस नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता कि वो अपने साथ में कोई वजन लाए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ाने से कैसे संबंध बनता है? क्योंकि बच्चे जो पतंग उड़ती है उसी के साथ में उनका मन भी बन जाता है और आकाश की ऊंचाइयों तक वो भी उस पतंग के साथ में विचरते रहते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कि जब बच्चे आनंद के अंदर किलकारियां मारते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो दिशाएं हैं चारों तरफ वो उन बच्चों की कोलाहल से ही मृदंग की तरह बज रही हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और भी बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं कि अगर बच्चे गिरने से बच जाते हैं तो उनको और भी जोश आ जाता है कि मैं तो बच गया, और इस तरह से वो और भी निडर होकर वो पतंग उड़ाते रहते हैं या अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य अपन ने देख लिया। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ता हुआ, क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं लगती है, क्योंकि जब पतंग सामने होती है तो हमारा ध्यान किसकी तरफ रहता है? पतंग की तरफ रहता है, और हमारा ध्यान ये रहता ही नहीं है कि हमारे पैरों के नीचे की जो ज़मीन है, छत है, जो कुछ भी है वो कठोर भी है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? हम अच्छा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इन चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ। जैसे पतंग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो पतंग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? वो है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा का जो काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, उससे हमारी पतंग कविता ली गई है। दिशाएं मृदंग की तरह कैसे बजती हैं? तो ये मैंने बता दिया आपको। पृथ्वी घूमते हुए किसके पैरों के पास आती है? बच्चों के पैरों के पास आती है। छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच्चों को कौन बचाता है? उनके जो रोमांचित शरीर है वो ही उनको उनसे बचाता है। बच्चे निडर कब हो जाते हैं? जब बच्चे छत से गिरने से बच जाते हैं, तो उस समय बच्चे निडर